देंगे, कुछ काम था। मैंने कहा तो रमन ने अपना चीर परिचित अंदाज में जवाब दिया, क्यों नहीं मिस माया, आप फरमाइश तो करें, हमारी जान भी हाजिर है। देखिए जान तो मुझे नहीं चाहिए, जो मांगा है वही दे दीजिए, मेहरबानी होगी। मैं मुस्कुराई। इस ऑफिस और शहर में आए हुए मुझे अधिक समय नहीं हुआ था, पिछले महीने ही ज्वाइन किया है, धीरे धीरे सबको जानने लगी हूँ। ऑफिस में साथ काम करने वालों के साथ मैंने अच्छा रिश्ता बना लिया है। वैसे भी 30 साल की अविवाहित अकेली और खूबसूरत कन्या के साथ दोस्ती रखने के लिए लोग मरते हैं, फिर मैं तो इन सबके साथ काम कर रही हूँ। 8 घंटे का साथ है, मुझे किसी भी चीज की जरूरत होती है तो सहकर्मी तुरंत मेरी मदद कर देते हैं। अच्छा ही है, वरना अनजान शहर में अकेले रहना आसान नहीं होता। दिल्ली के इस ब्रांच ऑफिस में मैं अपने एक प्रोजेक्ट वर्क के लिए आई हूँ। यहाँ 2-3 महीने का काम है, फिर अपने शहर जयपुर वाले ब्रांच में चली जाऊंगी, इसीलिए ज्यादा सामान लेकर नहीं आई हूँ। मैंने लक्ष्मी नगर में एक कमरे का घर किराए पर ले रखा है। बगल के कमरे में 2 लड़कियां रहती हैं, जबकि मेरे सामने वाले घर में पति पत्नी रहते हैं। शायद उनकी शादी को ज्यादा समय नहीं हुआ है। पत्नी हमेशा साड़ी में दिखती है। मैं सुबह सुबह जब भी खिड़की खोलती हूँ तो सामने वो लड़का अपनी बीवी का हाथ बटाता हुआ दिखता है। कभी कभी वो छत पर एक्सरसाइज करता भी दिख जाता है। उसी की पत्नी से मेरी बात हुई नहीं है, मगर वो लड़का 1-2 बार मुझे गली में मिल चुका है। काफी शराफत से वो इतना ही पूछता है, कैसी हैं आप, कोई तकलीफ तो नहीं का? जी नहीं, सब ठीक है, कहकर मैं आगे बढ़ जाती हूँ। इधर कुछ दिनों से देश में कोरोना के मामले सामने आने लगे हैं। हर कोई एहतियात बरत रहा है। बगल वाले कमरे की 2 लड़कियों के कॉलेज बंद हो गए हैं, दोनों अपने शहर लौट गई। उस दिन सुबह सुबह मेरे घर से भी मम्मी का फोन आ गया, बेटा देख कोरोना फैलना शुरू हो गया है, तू घर आ जा। पर मम्मी, अभी कोई डरने की बात नहीं है, सब काबू में आ जाएगा। ये भी तो सोचो, मुझे ऑफिस ज्वाइन किए हुए 1 महीना भी नहीं हुआ है, इतनी जल्दी छुट्टी कैसे ले लूं? बॉस पर अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ेगा, वैसे भी ऑफिस बंद थोड़ी ना हुआ है, सब आ रहे हैं। पर बेटा तू अनजान शहर में है, कैसे रहेगी अकेली, कौन रखेगा तेरा ख्याल? अरे मम्मी, चिंता की कोई बात नहीं, ऑफिस में साथ काम करने वाले मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। सरला मैडम तो मेरे घर के काफी पास ही रहती हैं, उनकी फैमिली भी है, 2 लोग हैं और मैं, और हैं जिनका घर में मेरे मेरे घर के पास ही है। इसीलिए आप चिंता न करें, सब मेरा ख्याल रखेंगे। और बेटा, खाना पीना सब ठीक चल रहा है? हाँ मम्मी, खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं है। मुझे जब भी कैंटीन में खाने की इच्छा होती है तो सरला मैडम या दिवाकर सर से कह देती हूँ, वे अपने घर से मेरे लिए लंच ले आते हैं। मम्मी डोंट वरी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। गली के कोने में ढाबे वाले रामू काका भी तो हैं, मेरे कहने पर तुरंत खाना भेज देते हैं। मम्मी, कोरोना ज्यादा फैला तो मैं घर आ जाऊंगी, आप चिंता ना करो। उस दिन मैंने माँ को तो समझा दिया था कि सब ठीक है, मगर मुझे अंदाजा भी नहीं था कि 3-4 दिनों के अंदर ही देश में अचानक लॉकडाउन हो जाएगा और मैं इस अनजान शहर में एक कमरे में बंद होकर रह जाऊंगी। ना घर में खाने पीने की ज्यादा चीजें हैं और ना ही कोई रेस्टोरेंट ही खुला हुआ है। मैंने सरला मैडम से मदद मांगी तो उन्होंने टका सा जवाब दे दिया, देखो माया, अभी तो अपने घर में ही खाने की सामग्री खत्म हो चुकी है, जाए खत्म हो जाए पता नहीं। अभी ना तुम्हारा घर से निकलना उचित है और ना हमारे घर में ऐसा कोई है जो तुम्हें खाना देकर आए। आई एम सॉरी, इट्स ओके, बस इतना ही कह सकी थी मैं। इसके बाद मैंने दिवाकर सर को फोन किया तो उन्होंने उस दिन तो खाना लाकर दे दिया, मगर साथ में अपना एक्सक्यूज भी रख दिया कि माया, अब रोज मैं खाना लेकर नहीं आ सकूंगा, मेरी बीवी भी तो सवाल करेगी ना। जी मैं समझ सकती हूँ, मुझे उनकी उम्मीद भी छोड़नी पड़ी। अब मैंने रमन जी को फोन किया तो हर समय मेरे लिए जान हाजिर करने की बात करते रहते थे। उनका घर भी लक्ष्मी नगर में ही था। हमेशा की तरह उनका जवाब सकारात्मक आया। शाम में खाने लेकर आने का वादा किया, रात हो गई और वो नहीं आए। मैंने फोन किया तो उन्होंने फोन उठाया भी नहीं और एक मैसेज डाल दिया, सॉरी माया, मैं नहीं आ पाऊंगा। अब मेरे पास खाने की भारी समस्या पैदा हो गई थी। किराने की दुकान से ब्रेड और दूध ले आई, कुछ बिस्किट्स और मैगी भी खरीद ली। चाय बनाने के लिए इंडक्शन खरीदा हुआ था मैंने, उसी पर किसी तरह मैगी बना ली। कुछ फल भी खरीद लिए थे। 2-3 दिन ऐसे ही काम चलाया, मगर ऐसे पता नहीं कितने दिन चलाना था। 21 दिन का लॉकडाउन था, उसके बाद भी परिस्थिति कैसी होगी कहना मुश्किल था। उस दिन मैं दूध लेकर आ ही रही थी तो गेट के बाहर वही लड़का जो सामने के घर में रहता है मिल गया। उसने मुझसे वही पुराना सवाल किया, कैसी हैं आप, सब ठीक है ना, कोई परेशानी तो नहीं? अब ठीक क्या है, बस चल रहा है, मैगी और ब्रेड खाकर गुजारा कर रही हूँ। क्यों खाना बनाना नहीं जानती आप? बाल पर मैं हंस पड़ी। जानती तो हूँ, मगर यहाँ कोई सामान नहीं है ना मेरे पास। 2-3 महीने के लिए ही दिल्ली आई थी। अब तक ऑफिस कैंटीन और रामू काका के ढाबे में खाना खाकर काम चल जाता था, मगर अब तो बस सब कुछ बंद है। अचानक लॉकडाउन से मुझे तो बहुत परेशानी हो रही है। हाँ सो तो है ही, मेरी वाइफ भी 5-6 दिन पहले अपने घर गई थी, 1 सप्ताह में वापस आने वाली थी। संडे में उसे लेने जाता, तब तक सब बंद हो गया। उसके घर वालों ने कहा कि अभी जान जोखिम में डालकर लेने मत आना, सब ठीक हो जाए तो आ जाना। अब मैं भी घर में अकेला ही हूँ, तो फिर खाना, उसकी कोई चिंता नहीं, मुझे खाना बनाना आता है। उसके चेहरे पर मुस्कान खिल गई। क्या बात है, ये तो बहुत अच्छा है, आप तो परेशान नहीं होंगी। परेशानी आपको भी नहीं होने दूंगा। कल से मैं आपके लिए खाना बना दिया करूंगा, आप बिल्कुल चिंता ना करें। कुछ सामान लाना हो तो वो भी मुझे बताइए। आप घर से मत निकलना, निकला कीजिए, मैं हूं ना।
एक अनजान शख्स ने मुंह से इतनी अहमियत भारी बातें करी थी, सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, इतना ही कह पाई। अगले दिन सुबह सुबह वो लड़का यानी अमर मेरे लिए नाश्ता लेकर आया था। टेबल पर टिफिन बॉक्स छोड़कर चला गया था। नाश्ते में स्वादिष्ट पोहा खाकर मेरे चेहरे पर मुस्कान खिल गई। मैं दोपहर का इंतजार करने लगी। ठीक 2 बजे वो फिर टिफिन भर लाया। इस बार टिफिन में दाल चावल और सब्जी था। मैं सोच रही थी कि किस मुंह से उसका शुक्रिया अदा करूं। अनजान होकर भी वो मेरे लिए इतना कुछ कर रहा है। मैंने उसे रोक लिया और कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। वो थोड़ा सा कुचासा हुआ बैठ गया। मैं बोल पड़ी, आई आई नो एक एक अनजान अकेली लड़की के घर में ऐसे बैठना आपको अजीब लग रहा होगा, मगर मैं इस अजनबीपन को खत्म करना चाहती हूँ। आप अपने बारे में कुछ बताइए ना। मैं जानना चाहती हूँ उस शख्स के बारे में जो मेरी इतनी हेल्प कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं माया जी, हम सब तो एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। बड़े सहज तरीके से उसने जवाब दिया और फिर अपने बारे में बताने लगा। दरअसल मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। मेरठ में मेरा घर है। स्कूल में हमेशा टॉप करता था, मगर घर के हालात ज्यादा अच्छे नहीं थे, सो इंटर के बाद ही मुझे नौकरी करनी पड़ी। करोल बाग में मेरा ऑफिस है। वाइफ भी मेरठ की है, बहुत अच्छी है, बहुत प्यार करती है मुझसे। हम दोनों की शादी पिछले साल ही हुई है। दिल्ली आए ज्यादा समय नहीं हुआ है। बहुत अच्छी। मैं भी दिल्ली में नई हूँ। हमारे इस ऑफिस का एक ब्रांच जयपुर में भी है, वहीं काम करती थी मैं। यहाँ एक प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए आई हूँ, मगर अगर प्रमोशन मिल गया तो शायद हमेशा के लिए भी यहाँ रहना पड़ जाए। अच्छा जी, अब आप खाना खाइए, देखिए मैंने ठीक बनाया है या नहीं। आप तो बहुत स्वादिष्ट खाना बनाते हैं, सुबह ही पता चल गया था, कहकर मैं हंस पड़ी। वो भी थोड़ा शर्माता हुआ मुस्कुराने लगा था। मैं खाती रही और वो बातें करता रहा। अब तो ये रोज का नियम बन गया था। वो 3 बार मेरे लिए खाना बनाकर लाता। मैं भी कभी कभी चाय बनाकर पिलाती। किसी भी चीज की जरूरत होती तो वो लाकर देता, मुझे निकलने से रोक देता। मेरे आग्रह करने पर वो खुद भी मेरे साथ ही खाना खाने लगा। हम दोनों घंटों बैठकर दुनिया जहान की बातें करते। इस बीच मम्मी का जब भी फोन आता और वो चिंता करती तो मैं उन्हें समझा देती कि सब अच्छा है। मम्मी जब भी खाने की बात करती तो मैं उन्हें कह देती कि सरला मैडम मेरे लिए खाना बनाकर भेज देती हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है। इधर अमर की वाइफ भी फोन करके उसका हालचाल पूछती। चिंता करती तो अमर कह देता कि वो ठीक है, अपने अकेलेपन को टीवी देखकर और एक्सरसाइज करके काट रहा है। हम दोनों घर वालों से कहीं कई बातें एक दूसरे को बताते और खूब हंसते। वाकई इतनी विकट स्थिति में अमर का साथ मुझे मजबूत बना रहा था। यही हाल अमर का भी था। इन 15-20 दिनों में हम एक दूसरे के काफी करीब आ चुके थे और फिर एक दिन हमारे बीच वो सब हो गया जो उचित नहीं था। अमर इस बात को लेकर खुद को गुनहगार मान रहा था, मगर मैंने उसे समझाया तुम्हारा कोई दोष नहीं है अमर, भूल हम दोनों से हुई है। पर इसे भूल नहीं, परिस्थिति का दोष समझो। ये भूल हम कभी नहीं दोहराएंगे, मगर इस बात को लेकर अपराध बोध भी मत रखो। हम अच्छे दोस्त हैं और हमेशा रहेंगे। एक दोस्त ही दूसरे का सहारा बनता है और तुमने हमेशा मेरा साथ दिया है। मुझे खुशी है कि मुझे तुम्हारे जैसा दोस्त मिला। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर से तनाव की रेखाएं गायब हो गई और वो मंद मंद मुस्कुराने लगा। आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। ऐसी ही कहानी को जानने के लिए, सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर